जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024-25 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में एडिशनल फैक्ट को भी देखेंगे और इसके साथ साथ स्टैटिक्स क्वेश्चन को भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। सवेरे जो क्लास होता है उसी को शाम को टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो सवेरे क्लास देखिए और शाम को टेस्ट टेलीग्राम पर जाकर दीजिए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ये तो पहले से है, पहला ही चैनल था ये, इजी फॉर स्टडी। ये चैनल में हम सामान्य अध्ययन को पढ़ाने वाले हैं पूरी तरीक़ा से। ये नए साल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आप लोग के लिए जो PCS टाइम क्लासेस समर्पित है, ये केवल झारखंड के लिए समर्पित रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर समझते चलते क्वेश्चन को। आप झारखंड में कोई भी परीक्षा देंगे, JPSC दे, JSSC का एग्ज़ाम दे, दरोगा का एग्ज़ाम दे, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम देंगे, करंट अफेयर का वेटेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कितने दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है? तो 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। याद रखेंगे, झारखंड सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर घोषित किया है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। मीडिया वाले लोगों ने तो नरेंद्र मोदी का निधन बता दिया था कि 92 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का निधन हो गया। मोदी मोदी इतना चिल्लाते रहता है कि यहाँ पे मनमोहन सिंह का निधन हुआ और बता दिया गया कि 92 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का निधन हो गया है। तो हम लोग भी चौंक गए। बाद में पता चलता है कि मनमोहन सिंह का निधन हुआ था और यहाँ पे नरेंद्र मोदी का निधन बता दिया मीडिया वाले लोग। तो ये गजबे टाइप का करता है लोग। तो ये याद रखेंगे, 7 दिनों का यहाँ पे राजकीय शोक घोषित किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का सरकार है और वो जो है वो कांग्रेस से ही रहे थे देश के प्रधानमंत्री और 10 सालों तक रहे थे, 2004 से 2014 तक। आगे बताएंगे पूरा, इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, इस पर जो है झारखंड सरकार 7 दिनों का शोक घोषित की है, याद रखना है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे तो 26 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 26 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय शोक भी जो है वो 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा और हमारे राज्य में भी 7 दिनों का राजकीय शोक है और ये भी 26 आपका दिसंबर से है, याद रखेंगे, क्योंकि 26 दिसंबर 2024 का निधन हो गया था मनमोहन सिंह को। तो ये चीज़ ये रखेंगे दिमाग में। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात और है जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं। आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी किन्हीं के बारे में कुछ भी बोल देंगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक महान अर्थशास्त्री रहे। 1991 में जो हुआ था आर्थिक सुधार, उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। उस समय ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। LPG पॉलिसी जो आया है, LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये पूर्व जो है वो गवर्नर रहे RBI के। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हैं वो इनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ये बहुत महान व्यक्ति थे। इनके बारे में देखिए, इनका जन्म जो है वो 26 सितंबर को देखा जाए तो 1932 ईस्वी में हुआ था। 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अगर बोला जाए तो गांव था गाह जो गांव है वो जिला चकवाल, ठीक है, चकवाल ये पड़ता है, शायद चकवाल ही है, और ये पंजाब में है, ठीक है, चकवाल पंजाब में है। और ये पंजाब उस समय भारत में था, लेकिन आज जो है ये पाकिस्तान में है, याद रखेंगे, ये आज जो है पाकिस्तान में है। मृत्यु जो है इनका हुआ है कहाँ पे, तो याद रखेंगे ये जो है मृत्यु, ये पूरा तरीका से देखा जाए 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 2024 ईस्वी को इनका निधन हो गया। और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक, मतलब पूरा 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। 2 कार्यकाल मतलब समझ रहे हैं, एक 2004 से चलेगा तो 2004 से लेकर के 2009 तक, और 2000 फिर 9 से लेकर के इधर मतलब
2014 तक, 2014 तक ये 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री देश का रहे हैं। ठीक है, कौन? मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री के रूप में जब ये थे उस समय ये राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के कभी भी सांसद नहीं रहे, राज्यसभा के सांसद रहे। कौन? ये मनमोहन सिंह, याद रखना है। ठीक है, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो मतलब आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर रहे थे। एकदम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, वो कितनावें नंबर का गवर्नर रहे थे? तो 15वें नंबर का आरबीआई के गवर्नर रहे थे, जिनका कार्यकाल जो प्रारंभ हुआ था वो 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1982 में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे 16 सितंबर 1982 को 15वां गवर्नर के रूप में आरबीआई के गवर्नर बने थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एक महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश की नैया जो डूबने वाली थी अर्थव्यवस्था को, इसको बचाने का काम किया था। एलपीजी पॉलिसी जो है, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी 1991 में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनका था। वित्त मंत्री के रूप में उस समय थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब याद रखिएगा। मनमोहन सिंह का जितना भी उपलब्धियां हैं सब याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो पता चलेगा कि आप लोग वीडियो छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा तरीका से झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर के लिए क्रांति लाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की 2500 का कौन सा किस्त दिया है? ठीक है, किस्त प्रदान किया है। देखिए अभी तक जो आपको पता होगा कि 1000 रुपया करके ये किस्त चालू हुआ था और सरकार ने 4 किस्त दिया। कितना किस्त? तो याद रखना है 4 किस्त जो है वो सरकार दी है 1000 रुपया का किस्त। 4 किस्त 1000 रुपया का दी। लेकिन सरकार जो है वो बोली थी कि हम आएंगे, जैसे चुनाव के पहले जो है वो घोषणा की थी कि 1000 तो तुरंत देंगे, लेकिन अगर जीत करके आए तो दिसंबर मंथ से हम 2500 रुपया का राशि देंगे। तो ये 2500 की राशि जो है वो सरकार मतलब एक प्रकार से 2500 का राशि ये पहला किस्त है और देखा जाए तो ये 5वां किस्त है। अगर 1000 का 4 किस्त दे चुकी है और ये जो है 5वां किस्त होगा। कितना नंबर का किस्त होगा? तो 5वां किस्त जो है वो सरकार 2500 रुपया भेज दी है महिलाओं के अकाउंट में। आप लोग सब अपना अपना चेक कर लीजिएगा जो महिला लोग होंगी से, ठीक है, कि क्या क्या घटा हुआ, क्या क्या लेना है, वो 2500 रुपया में तो आ ही जाएगा। तो अब लड़की लोग के लिए भी फ़ायदा है, 500 रुपया 400 रुपया महीना का डाटा जाएगा। बाकी जो है फिर उसके बाद बाबू सोना का दुनिया भी बहुत 500 में चलेगा, एकदम पूरा उफान पर रहेगा। और बाकी जो है 2000 रुपया में अपना लिपस्टिक, पाउडर वुडर, ऑस्कॉम पॉस्कॉम, क्रीम व्रीम लगाएगी। ठीक है, तो 5वां किस्त है ये। ठीक है, 2500 रुपया जो है वो 5वां किस्त के रूप में देगी। इसमें पूरा तरीका से लड़का लोग, बेचारा लोग पर बहुत अत्याचार होगा कि उस सबको कोई महत्व नहीं रहेगा। पहले भी महत्व नहीं था, फिर अभी वो महत्व नहीं रहेगा। लड़की बैठल 2500 कमाएगी, लड़का कुछ न कर ले रहेगा। उसके बाद जो है लड़का के कपार पर चढ़ करके तांडव करेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, करेगी तो करेगी भाई। ठीक है, यही देखिएगा 2500 रुपया में वो लड़की बाप के घर में खुश रहेगी। 2500 रुपया में अपना सारा मेंटेनेंस खर्च करके बाप के हाथ में 500 रुपया दे भी सकती है। और ये अगर आ गई शादी करके लड़का के पास तो नकिए में पहनने वाला केवल 2500 का होगा, सो 2 दिन में भुला भी देगी। ठीक है, और तो और मतलब छोड़िए, अब क्या बोले, हटाइए। देखिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना जो है उसमें 2500 रुपया सरकार जो है 5वां किस्त यहाँ पर देगी। तो ये दे दी है, देगी क्या, दे दी है, इसीलिए हम इसको न्यूज़ बना दिए। ये जो प्रारंभ हुआ था वो 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था। ठीक है, 21 से 25 वर्ष के महिलाओं को दिया जाता था। बाद में सरकार बोली 18 साल वाला तो वोटवा देगा। तो सरकार क्या की कि वर्तमान में जो है तुरंत फिर चेंज की और बोली 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ये राशि दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कि प्रारंभ में इसकी राशि जो है वो 1000 थी। प्रारंभ में 1000 थी, वर्तमान में इसकी राशि जो है दिसंबर मंथ से कितना कर दी गई है? तो ये 2500 कर दिए गए। इसमें भाजपा वाला का भी योगदान बोल सकते हैं कि वो सब गोगो योजना ले आया।
बोला गोगो योजना लाएंगे अगर हम सरकार बनाएंगे तो, इसीलिए भोटवा हमको दो, 2100 रुपया देंगे। तब तक ये बोल दी कि नहीं हम दिसंबर से 2500 देंगे अगर हमको वोट दे करके लाते हो तो इस तरह से यहाँ कंपटीशन हुआ और 1000-2500 में बदल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जो है सालाना महिलाओं को कितना मिलेगा, तो 30,000 रुपया मिलेगा। सालाना महिलाओं को 30,000 रुपया होगा एक महिला का। अगर सोचिए 5 गो बहन अगर हो घर में और 30,000 रुपया करके सालाना मिले तो भाई मतलब यहाँ 5 या 15, 1.5 लाख रुपया यहाँ हो जाएगा। 1.5 लाख रुपया हो जाएगा उस घर में, सालाना आ जाएगा। तो इतना में तो आराम से खा पी करके रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, महिलाओं का सम्मान सही में है यहाँ पे। बाकी पुरुष और बाबू का तो अब समझ ही रहे। तो ये कंडीशन दिखा दिए, सब याद रखेंगे। पहले वाला पूछेगा कि जो प्रारंभिक में राशि ईयरली कितना पड़ता, तो 12,000, और अभी कितना होगा, तो 30,000 की राशि होगा। तो ये सब याद रखना है, किसी तरह का भूलने का नहीं है। मैया सम्मान योजना भूल गए तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा दिलों में, और उसके बाद मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तिलैया डैम को किस रूप में विकसित किया जाएगा। तिलैया डैम को किस रूप में विकसित किया जाएगा, तो याद रखेंगे ग्रीन वैली के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्लोटिंग मतलब प्लांट लगाया जा रहा है, मतलब तैरता हुआ पावर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, सोलर पैनल भी लगाया जाएगा, एकदम पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाएगा, और ये ग्रीन वैली के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर देखिए, तिलैया डैम का विकास जो है वो ग्रीन वैली के रूप में किया जाएगा। याद रखेंगे तिलैया जो डैम है वो कोडरमा में स्थित है, याद रखना है। कोडरमा का एकमात्र शहर जो है झुमरी तिलैया है। कोडरमा का एकमात्र शहर झुमरी तिलैया है। देखिए कोडरमा से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। एक तो कोडरमा, ये तिलैया डैम कोडरमा में है, तिलैया डैम कोडरमा में है। याद रखेंगे कोडरमा का एकमात्र शहर झुमरी तिलैया है, और सैनिक स्कूल तिलैया जो है वो 1963 में बना था, ये पूछता है। और देवर घाटी जो है भोजाई घाटी नहीं है, देवर घाटी है, तो देवर घाटी जो है कोडरमा में है। देवघर धाम कोडरमा में है। बहुत लोग बोलते हैं देवघर धाम जो है देवघर में नहीं है, देवघर धाम कोडरमा में है। ठीक है, मक्का मारो पहाड़ी और मक्का मारो मेला, ये दोनों लगता है कोडरमा में। कोडरमा का स्थापना कब हुआ था, तो 1994 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। सबसे कम जनजाति जो प्रतिशत है वो संख्या में देखा जाए और प्रतिशत में, दोनों में कोडरमा में है। जनजाति सबसे संख्या में भी कम और प्रतिशत में भी कम कहाँ पे है, तो कोडरमा में है। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसका है, कोडरमा का है। तो इतना बात कोडरमा से पूछा जाएगा। और एक है यहाँ का रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला नहीं है, वो क्या चीज़ यहाँ पर है आप ही लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मांगा गया है वो आप लोग बताइएगा क्या है। मतलब यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक पूछे हैं, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए ये कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो बोले ना कि जनरल स्टडी पढ़ाइए, तो भाई जनरल स्टडी झारखंड वाला पर पढ़ाएंगे ना, तो झारखंड वाला पर केवल झारखंडे भर चलेगा, और बाकी इसको पूरा नेशनल लेवल पर नहीं भेजेगा। तो हम सोचे कि इसके लिए अलग से हम चैनल रखेंगे जहाँ पर जनरल स्टडी पढ़ाएंगे, और झारखंड के लिए केवल झारखंड पढ़ाएंगे पीसीएस टाइम क्लासेस पर। इजी फॉर स्टडी मेरा बहुत पहले का चैनल था, इसको हम सोचे अब उठाएं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना राय दीजिएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन यहाँ पर पढ़ाएं, एकदम पूरा फाड़ के पढ़ाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, सब टॉपिक वाइज सब यहाँ करवाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल इजी फॉर स्टडी पर। इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं जनरल स्टडी, और यहाँ लिख दिए झारखंड स्पेशल। मतलब पीसीएस टाइम क्लासेस जो है पूरी तरीका से झारखंड के लिए समर्पित चैनल है। ठीक है, पूरा तरीका से झारखंड के लिए समर्पित है। अगर आपको ये पसंद लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये नए साल में नए तरीका से क्रांति हम लाने वाले हैं, आप लोग का सफलता तक पहुंचाने का पूरा एकदम जिम्मेवारी ठेका लेने वाले हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर जाइएगा। क्योंकि जो सवेरे क्लास होता है उसी का शाम को टेस्ट होता है। ठीक है, तो सवेरे क्लास देखिए और शाम को टेस्ट लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल
बढ़ जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टा और फेसबुक जो ज्वाइन करता है उसको फ्री करंट अफेयर का पीडीएफ हम दे देते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जो है पेज करीबन 70-80 पेज का हो गया है, तो ये पीडीएफ जो है वो उसी सबको मिलेगा जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कोल इंडिया ने कोयला कर्मचारियों की महंगाई भत्ता कितनी प्रतिशत बढ़ाई है? कितनी प्रतिशत बढ़ाई है? तो याद रखेंगे 2.2%, ठीक है। 2.2% जो है डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जो है ये बढ़ाई है कोल इंडिया ने, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीका से याद रखिएगा, सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कोल इंडिया जो है इसने कोल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2.2% यहाँ वृद्धि की है, ये याद रखिएगा। अब कुछ कोयला क्षेत्र से बात आया, कुछ कोयला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे तौर पर पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। देखिए झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र, ठीक है, जो सीधे कोयला का क्षेत्र पूछा जाता है तो याद रखेंगे घाटो कोयला क्षेत्र, ये रामगढ़ में है। घाटो कोयला क्षेत्र रामगढ़ में है। यहाँ से झारखंड के क्षेत्र में पहला कोयला का खनन हुआ था। और भारत में पूछा जाए कि सबसे पहला कोयला का खनन कहाँ से हुआ था, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, जहाँ से देश में पहला कोयला का खनन यहाँ हुआ था। और घाटो कोयला क्षेत्र रामगढ़ में झारखंड में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। गिद्दी कोयला क्षेत्र जो है ये भी रामगढ़ में है, पूछा जा सकता है। सिकनी कोयला क्षेत्र जो है ये लातेहार में पड़ता है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद बड़का गांव कोयला क्षेत्र जो है ये हजारीबाग में पड़ता है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है वो भी आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र हजारीबाग में देखने को मिलेगा। पीपरवार कोयला क्षेत्र जो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी अब है, जो चतरा में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। पहले जो है कौन था, तो ये करगली क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी था, लेकिन अब जो है पिपरवार हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर टंडवा कोयला क्षेत्र जो है ये चतरा में है। आम्रपाली यहाँ से कोयला निकालती है और बड़का गांव क्षेत्र में एनटीपीसी निकालती है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए झरिया कोयला क्षेत्र जो है धनबाद में है। और चासनाला कोयला दुर्घटना भी हुआ था, और चासनाला कोयला जो क्षेत्र है ये आपका धनबाद में है। धनबाद में कोयला में आग जो है 1880 ईस्वी में लगा हुआ है, तो धधकता हुआ कोयला क्षेत्र जो है वो धनबाद में देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ललमटिया कोयला क्षेत्र जो है ये गोड्डा में देखने को मिलेगा। और करगली जो कोयला क्षेत्र है वो बोकारो में देखने को मिलता है, जहाँ पर 24 परतों वाला कोयला पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला का परत यहीं देखने को मिलता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। CCL जो होता है सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो है ये रांची का कोयला क्षेत्र है। BCCL जो है ये आपका धनबाद का कोयला क्षेत्र है। और ECL ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो है ये आपका संथाल परगना कोयला क्षेत्र है। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से कोयला नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, झारखंड सरकार ने कितना लाख क्विंटल धान खरीदेगी, ठीक है। झारखंड सरकार कितना लाख क्विंटल धान खरीदेगी, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा 60 लाख क्विंटल, ठीक है। 60 लाख क्विंटल धान इस बार झारखंड सरकार खरीदेगी, ठीक है। इससे संबंधित कुछ बात देख लेते हैं। देखिए झारखंड सरकार जो है वो 60 लाख क्विंटल धान खरीदेगी यहाँ पर, ठीक है, जिसका कुल लागत जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा 1440 करोड़, ठीक है। 1440 करोड़ का ये धान खरीदेगी, ठीक है। ग्रेड ए मतलब 1 नंबर क्वालिटी वाला धान के लिए 2420 रुपया प्रति क्विंटल देगी ये। 1 क्विंटल का दाम 2420 रुपया होगा, ठीक है। और लो क्वालिटी का जो धान है उसके लिए ये 2400 देगी, ठीक है। 2400 रुपये प्रति क्विंटल लिया जाएगा। और ये जो लो क्वालिटी है ना, भारत सरकार लेती है 2300 रुपये क्विंटल, और ये झारखंड सरकार लेती है 2400 रुपये क्विंटल। तो 100 रुपया पर क्विंटल पर झारखंड सरकार ज़्यादा देती है बोनस के तौर पर। इसी तरह से अगर देखा जाए तो भारत सरकार जो है एक ग्रेड का धान जो है वो 2420 रुपये क्विंटल खरीदती है, ठीक है। मतलब भारत सरकार 2300
20 रुपये क्विंटल खरीदती है और झारखंड सरकार 2420 रुपये खरीदती है। तो यहाँ पर भी 100 रुपया पर क्विंटल पर ज़्यादा देती है झारखंड सरकार बोनस के तौर पर। ठीक है, देखिए झारखंड सरकार जो खरीदती है वो 50% भुगतान धान खरीदने के साथ ही भुगतान कर देती है और 50% ऐसा बोलती है कि हम 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे भुगतान। ठीक है, तो याद रखेंगे झारखंड सरकार भारत सरकार के तुलना में 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देती है, याद रखना है। और धान का खेती सबसे प्रमुख फसल के रूप में झारखंड में होता है। 60% धान का खेती झारखंड में होता है। मुख्य खाद्य फसल में जो है वो धान है। ठीक है, मतलब धान से चावल निकलता है तो चावल है, मतलब यहाँ का मुख्य खाद्य फसल मानव का चावल है। ठीक है, 60% यहाँ धान होता है, मुख्य फसल धान है जो सिंहभूम में होता है। सिंहभूम में सर्वाधिक होता है धान, तो ये याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भूलने का नहीं है। ये सब जितना एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये सब एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड में कितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे? ठीक है, तो कितना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा? तो याद रखना है 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड में खुलेगा। याद रखना है झारखंड में 500 जो है वो सीएम स्कूल जो है ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, याद रखना है। ठीक है, और पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय जो है वो यहाँ 4500 खुलेगा, ये भी याद रखना है। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब झारखंड में जाति प्रमाण पत्र अधिकतम कितने दिनों में बनाने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, कितना दिन में जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए? ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो 15 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब जो है देखा जाए अब का कंडीशन है यहाँ पे कि झारखंड में 15 दिन के अंदर जो है जाति प्रमाण पत्र, अनुमंडल स्तर पर 30 दिन में। ठीक है, देखिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो 15 दिन में बनेगा जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर पर अगर बना रहे हैं तो 15 दिन, और अनुमंडल स्तर पर जो बनाएंगे उसमें 30 दिन का प्रावधान है। ठीक है, देखिए जिला स्तर पर 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। ठीक है, और आवासीय जो है, आवासीय स्थानीयता का जो परिचय देता है, तो आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो जारी करने का आदेश यहाँ दिया गया है। तो ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय 15 दिन और अनुमंडल स्तरीय देखा जाए तो ये 30 दिन, और आवासीय प्रमाण पत्र 30 दिन के अंदर बनाने का पूरा तरीका से आदेश दिया गया है ऊपर से, नहीं तो पता चलेगा कारण बताओ नोटिस आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में 1 मिनट आपका नहीं लगेगा, 2 सेकेंड लाइक करने में, 2 सेकेंड सब्सक्राइब करने में। लेकिन हमको ये वीडियो बनाने से लेकर के आप तक पहुँचाने में, पूरा PDF करने में कम से कम 4-5 घंटा का समय लगता है। तो 4-5 घंटा मेहनत के लिए ये 2 काम आप थोड़ा ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा हो तो। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ इसी तरह का करंट अफेयर विथ स्टैटिक्स अगर वीडियो लाएं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन सवेरे इस तरह का वीडियो आए जिसमें स्टैटिक्स और करंट अफेयर झारखंड दोनों रहे, जिससे कि आपका दोनों का दोनों ठीक हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, कितना करोड़ की लागत से रिम्स 2 हॉस्पिटल बनेगा? ठीक है, रिम्स 2 हॉस्पिटल बनाने का बात कर दिया गया है। ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट जो है, अब जो है रिम्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा रांची में है। ये 1960 ईस्वी में बना था, जिस समय रांची विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, लेकिन अब जो है एक और रिम्स बनाने की बात कहा गया है 1000 करोड़ लागत से। ठीक है, 1000 करोड़ की लागत से एक और रिम्स बनेगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इरफान अंसारी जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, जामताड़ा से ये विधायक हैं कांग्रेस के, इन्होंने ये बात कहा है। ठीक है, तो वर्तमान में ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये पेशे से डॉक्टर भी हैं, इसीलिए इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जामताड़ा से ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अभी इन्होंने कहा है कि निर्माण जो होगा 1000 करोड़ की लागत से यहाँ मतलब रिम्स 2 का यहाँ निर्माण होगा, तो इसको याद रखेंगे 1000 करोड़ लागत से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राज्य में 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट बंगले का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह कितना लागत से बना है? ठीक है, 11, देखिए 12 मंत्री होते हैं झारखंड में, इसमें तो एक मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन अन्य मंत्रियों के लिए भी आवास होना चाहिए। तो ये आवास जो है बन करके तैयार हो गया है। देखिए स्मार्ट बंगला बन करके तैयार हो गया है। कितना करोड़ के लागत से? 70 करोड़ की लागत से। ठीक है, 70 करोड़ की लागत से जो है स्मार्ट बंगला पूरा तरीका से बन करके तैयार हो गया है। इसमें मंत्री के परिवार, बाल बच्चा सब रहेगा, स्कूल कॉलेज सब खेलेगा, स्विमिंग पूल भी एकदम तैरने वाला, जैसे हम लोग नदियाँ में तैरते यहाँ तैरने वाला रहेगा, सब मज़े करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड सरकार ने 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट बंगले का निर्माण किया है, जिसमें देखा जाए तो इसका कुल लागत कितना है, तो 70 करोड़ की लागत से ये बना है। ठीक है, अधिकतम जो सभी जो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, बाल बच्चा के खेलने कूदने का जगह, संगीत गान नाच डांस करने का भी जगह रहेगा। ठीक है, और ये 11 मंत्री पूरा परिवार के साथ, सह परिवार के साथ, वाइफ के साथ भी रह सकेंगे। ठीक है, अब कोई हस्बैंड नहीं है तो वो किसी का वाइफ नहीं, किसी का हस्बैंड नहीं। ठीक है, शिल्पी नेहा तिर्की का हस्बैंड नहीं है तो इधर जो जयराम महतो का वाइफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का, लेकिन इस सब जो जयराम महतो तो मंत्री नहीं है तो वो नहीं रह सकते यहाँ। ठीक है, वो तो विधायक है। बाकी शिल्पा नेहा तिर्की कृषि मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवकों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान को हाई कोर्ट रोक लगा दी है। ठीक है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। राज्य सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवकों को ज़्यादा मौका दे रही थी, पूरा मौका दे रही थी। तो कितना प्रतिशत बोला गया था कि प्राइवेट सेक्टर में केवल स्थानीय लोग ही जा सकेंगे? तो 75%, मतलब 75% प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोग को आरक्षण देने के लिए जो प्रावधान राज्य सरकार कर रही थी, उसमें हाई कोर्ट जो है वो रोक लगा दी है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्थानीय स्तर पर प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवकों को 75% आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट जो है रोक लगा दी है, झारखंड हाई कोर्ट। याद रखेंगे, झारखंड रोजगार अधिनियम 2021 की चुनौती देते हुए ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसी का हवाला दिया गया, ऐसा प्रावधान का उल्लंघन यहाँ किया गया है, तो इसी का हवाला देते हुए ये कहा गया है। और देश का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट परिषद है वो झारखंड हाई कोर्ट परिषद है, जो नया वाला बना है धुरवा में। ठीक है, धुरवा में नया परिषद बना है जो सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जिनको भी PDF लेना होगा इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का, और आप लोग को थोड़ा सा शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, उसके बाद JPSC JSSC से जितना भी एग्ज़ाम होगा उसका पूरा फुल लेंथ सिलेबस हम यहाँ कराने वाले हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ जुड़ जाइएगा, जिससे हम लोग का हौसला बढ़े और हम पूरा टीम के साथ यहाँ उतरे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कृषि विभाग राज्य में कितने बीज ग्राम की स्थापना करेगा? तो कितने बीज ग्राम का स्थापना करेगा? तो 10 बीज ग्राम का स्थापना यहाँ करेगा, जिससे कि किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध हो पाए। मतलब उत्पादन के लिए सबसे पहले बीजे की ज़रूरत पड़ता है, तो बीज आसानी से नहीं उपलब्ध होने के कारण किसानों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इसको समाधान करने के लिए 10 बीज गृह का यहाँ पर स्थापना किया जाएगा, ये स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 10 बीज ग्राम का स्थापना यहाँ किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे युवा कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में 10 बीज ग्राम खोलने की बात कही है, याद रखना है। ठीक है, सबसे युवा मंत्री हैं कौन? अभी शिल्पी नेहा तिर्की, ये मांडर से आती हैं और कांग्रेस से ये विधायक बनी है। ठीक है, तो कांग्रेस की विधायक हैं, याद रखना है। और इंडिया गठबंधन सरकार में ये अभी मंत्री हैं, कृषि मंत्री। ठीक है, सबसे युवा मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की बेटी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्नत बीज के साथ किसानों को मिलेगा सुविधा। ठीक है, यहाँ पर उन्नत बीज के साथ किसानों को सुविधा मिलेगा, राज्य में जो बीज की कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है, राज्य में बीज की कमी को दूर किया जाएगा और उन्नत बीज की सुविधा किसानों को मिलेगा, ये काम किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर कुछ अन्य बात देख लेते हैं कि जैसे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सरकार जो है मड़ुआ, ठीक है, मड़ुआ जो है उत्पादन रांची में सबसे ज़्यादा होता है मड़ुआ, ठीक है। तो मड़ुआ का उत्पादन यहाँ पर जो है उसमें किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपया सरकार भुगतान करती है, ये पूछा जा सकता है। रांची में मड़ुआ सबसे ज़्यादा होता है और 3,000 भुगतान किसानों को प्रति एकड़ सरकार करती है, ठीक है। राज्य सरकार जो है यहाँ पर किसानों से जो धान खरीदती है MSP, ठीक है, ये MSP पर खरीदती है, उसमें 2400 देती है नॉर्मल धान का प्रति क्विंटल, ठीक है। और एक कैटेगरी का जो धान होता है, एक क्वालिटी का जो धान होता है उसको 2420 रुपया देती है, जबकि एक कैटेगरी वाला धान 2320 रुपया देती है केंद्र सरकार, ठीक है। और ये 100 ज़्यादा देती है बोनस, और नॉर्मल धान को 2400 देती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2300 रुपया देती है, ठीक है। भेड़ शोध संस्थान और सुअर शोध संस्थान कहाँ पर है? चतरा में। भेड़ और सुअर शोध संस्थान कहाँ पे है? चतरा में। और मुर्गी शोध संस्थान कहाँ पे है? गिरिडीह में। मुर्गी शोध संस्थान गिरिडीह में, भेड़ और सुअर शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो चतरा में है, ठीक है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे कृषि अनुसंधान संस्थान बरही में है, हजारीबाग में 2015 में बना था, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आया कृषि से, तो कुछ और बात बता देते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा ना, कहाँ किसका उत्पादन होता है, तो याद रखेंगे धान का उत्पादन जो होता है धान का, वो सिंहभूम में होता है। सिंहभूम में धान का उत्पादन होता है, मुख्य फसल है। 60% यहाँ पर धान का उत्पादन होता है झारखंड में, ये मुख्य फसल है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा और उसके बाद गन्ना, वही दांत तोड़ने वाला गन्ना, ठीक है, ये कहाँ पर होता है? तो हजारीबाग में होता है। इसके बाद अगर मडुआ अगर बोला जाए तो रांची में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मडुआ रांची में होता है, ठीक है। बाकी कुछ भी पूछे, ठीक है, बाकी कुछ भी पूछे, ठीक है, भी पूछे तो याद रखेंगे पलामू, ठीक है, पलामू। मक्का पूछे तो पलामू, गेहूं पूछे तो पलामू, ठीक है, अरहर पूछे पलामू, दलहन पूछे पलामू, तिलहन पूछे पलामू, ठीक है। तो सब कुछ में पलामू मारेंगे, याद रखेंगे। ज्वार, बाजरा, गन्ना हजारीबाग, ठीक है, चावल सिंहभूम, और यहाँ पर मड़ुआ जो है वो रांची, बाकी सब पलामू। मुख्य फसल, ठीक है, झारखंड का मुख्य फसल क्या है? तो याद रखना है धान मुख्य फसल है। दूसरा मुख्य फसल कौन है? दूसरा याद रखेंगे मक्का, यहाँ का दूसरा मक्का, जबकि देश का दूसरा है गेहूं, ठीक है। और हमारा तीसरा जो है वो गेहूं है। क्या है? गेहूं है तीसरा। तो ये याद रखे रहिएगा। ये सब एडिशनल बात बताते हैं, वो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और मेहनत अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो दो काम आप करते हैं ना तो बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है। अगर सवेरे रोज़ क्लास आपको चाहिए इसी तरह का, अभी जैसे कंटिन्यू आ रहा है, तो रोज़ अगर क्लास चाहिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा। हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में लगने वाला खादी और सरस मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची में लगने वाला खादी और सरस मेला का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे ये कौन किए हैं? तो ये हेमंत सोरेन उद्घाटन किए हैं। याद रखेंगे चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, ठीक है, ये याद रखना है। संतोष गंगवार कौन है? ये तो सीएम हो गए। संतोष गंगवार कौन है? राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, ये क्या है? तो राज्यपाल हैं। और अलका तिवारी कौन है? तो अलका तिवारी अभी जो है सचिव हैं। सचिव मतलब मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मुख्य सचिव जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य का, तो याद रखेंगे। और कैबिनेट सचिव पूरा देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। देखिए अनुराग गुप्ता कौन है? आप लोग बताइएगा। डीजीपी हैं, डीआईजी हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा। देखिए सरस मेला का उद्घाटन जो है हेमंत सोरेन के द्वारा 20 दिसंबर को किया जाएगा, ठीक है, 20 दिसंबर को किया जाएगा। का आज हो गया, ये मतलब आज 21 हो गया, ये 20 को हो गया, ठीक है। और ये आयोजन जो है मोराबादी मैदान रांची में किया गया है। यहीं पर इनका शपथ ग्रहण भी हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है।
कुछ मेला देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर पूछा जाता है। जैसे ये नरसिंह धाम मेला, नरसिंह धाम मेला जो है एकमात्र झारखंड का शहरी मेला है, एकमात्र शहरी मेला है नरसिंह धाम मेला, ये हजारीबाग में लगता है, ठीक है। फिर हथीमा पत्थर मेला, ठीक है, हथीमा पत्थर मेला ये बोकारो में लगता है, ठीक है, ये मकर संक्रांति में लगता है। फिर उसके बाद नोमी डोला मेला रांची में लगता है, ठीक है। टूसू मेला रांची में लगता है, टूसू कन्या से संबंधित है। इसके बाद हिजला मेला, ठीक है, ये दुमका में मयूराक्षी नदी पर लगता है, ठीक है। इसके बाद सूर्यकुंड मेला ये मकर संक्रांति के दिन में हजारीबाग में लगता है। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। उर्स मेला गुमला में लगता है, ठीक है। तो इतना जो बताएं वो सब बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सीधे तौर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने मकान अवैध घोषित किए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें बहुत सारा मकान जो है झारखंड में अवैध घोषित किया गया। तो कौन सा ऐसा मकान है जिसको अवैध घोषित किया गया, ये नहीं पूछेगा कितना मकान है, ठीक है। तो याद रखेंगे कितना मकान घोषित किया गया, तो 7 लाख मकान, ठीक है। 7 लाख मकान यहाँ पे अवैध घोषित किया गया है, ठीक है। अवैध कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देखा जाए तो झारखंड में 7 लाख जो है अवैध मकान है घोषित किए गए हैं। इसमें से सर्वाधिक जो अवैध मकान है वो रांची में स्थित है। अवैध बोलने का मतलब होता है कि बिना नक्शा पास किए हुए कोई मकान बना दिया, ठीक है, बिना नक्शा पास किए हुए। और इसमें देखा जाए तो नक्शा भी ढंग का पास नहीं कराया, गलत तरीके से बना दिया, भवन का निर्माण नियम के खिलाफ कर दिया गया, तो ऐसे मकान को अवैध घोषित किया जाता है, ठीक है। दिल्ली में एगो बहुत बड़ा मतलब एक अपार्टमेंट टाइप का पार्क बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीधे कहा कि इसको ध्वस्त कर दिया जाए और उसको गिरा भी दिया गया था। बहुत लोग बोला था कि नहीं हॉस्पिटल के लिए यूज कर सकता था, फिर उसके बाद किसी और काम के लिए यूज कर सकता था, वो गरीबों के लिए रहने के लिए दे दिया जाता। तो इस तरह का बहुत लोग कमेंट किया था। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है रिकॉर्ड न्यायालय होता है, मतलब इसकी एक बार जिस तरह का फैसला लिया गया उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है और उसी तरह का जब नेक्स्ट बार काम होगा तो उसमें उसको सुना दिया जाएगा जज को कि इस तरह का फैसला इस तरह का काम के लिए आया था। तो ये जो फैसला रिकॉर्ड हो जाएगा तो इस तरह का किसी भी प्रॉपर्टी पर भवन निर्माण हो जाएगा तो उसको फिर दूसरा काम में दे दिया जाता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि भवन को गिरा दिया जाए, क्योंकि भविष्य में कभी भी ऐसा भवन कहीं पर भी सार्वजनिक संस्थान या जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ पर कोई बना नहीं सकता है, इस तरह का हिम्मत नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि इसको ध्वस्त करो, क्योंकि अगर ये नहीं ध्वस्त होगा तो ऐसा सार्वजनिक प्लेस पर बहुत सारा भवन बन जाएगा और ये फिर गिराना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सब कहेगा कि एक तो बना था कहाँ गिराएं, उसमें तो गरीबों को रहने के लिए दे दिए, कुछ और कर दिए, वो हॉस्पिटल बना दिए, तो इसको भी वैसा ही कर दीजिए। तो ये मतलब एक रिकॉर्ड सुनाया जाता फिर कोर्ट के पास। तो रिकॉर्ड न्यायालय होने के कारण जो है ये कड़ा फैसला लेती है। तो ये अवैध जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया कि बहुत सारा घर अवैध है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलनकारी को अब कितना रुपया पेंशन देने की बात कही गई है, ठीक है। तो देखिए पहले 7,000 रुपया दिया जाता था, अब जो है वो 10,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। एक समान सभी को पेंशन 10,000 रुपया देने का बात कहा गया है। देखिए झारखंड सरकार का गृह विभाग जो है इसने यह निर्णय लिया है कि झारखंड आंदोलनकारियों को प्रति महीना 10,000 रुपया एक समान राशि देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। ये जो है गृह विभाग अभी किसके पास है, तो हेमंत सोरेन के पास है, तो खुद हेमंत सोरेन ये डिसीजन लेंगे, ठीक है। देखिए इसके पहले क्या था कि जो राशि का निर्धारण किया जाता था वो जेल में रहने के अवधि के आधार पर किया जाता था कि इसको कितना मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई 3 महीना जेल में रहा तो उसको कितना दिया जाता था, तो 3500 रुपया। अगर कोई 3 महीना जेल में रहा हो आंदोलनकारी तो 3500 रुपया उसको दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद अगर कोई 6 महीना जेल में रहा हो आंदोलनकारी तो उनको कितना दिया जाता था, तो 5,000 रुपया दिया जाता था। और कोई 6 महीना से अधिक रहा हो कोई आंदोलनकारी जेल में तो उनको 7,000 रुपया, मतलब उनके परिजनों को 7,000 रुपया प्रति महीना देने का बात कहा गया था, ये दिया जाता था, ठीक है। 7,000 मैक्सिमम दिया जा रहा था। और वैसे आंदोलनकारी जो जेल नहीं गए हैं लेकिन आंदोलन में शामिल रहे हैं तो उनको प्रशस्ति पत्र पहले दिया जाता था, लेकिन अब जो है सरकार बोली कि उनको भी 1,000 से 1,500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक निर्णय लिया गया है, याद रखेंगे। ऐसे में देखा जाए तो लगभग 40,000
आंदोलनकारियों को चिन्हित कर लिया गया है। जो 40,000 यहाँ पे आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं, इनको इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर कंटिन्यू क्लास चाहते हैं, रोज़ क्लास चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग का अभी प्यार सपोर्ट ठीक मिल रहा है, तो देखिए क्लास कंटिन्यू आ रहा है, शाम को भी हम क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिए। और पीडीएफ जिनको चाहिए वो पीडीएफ इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, झारखंड में घने कोहरे छाए रहने के कारण कितने जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है? कितने जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर हाई अलर्ट तो सुने होंगे, ये आप सुने होंगे यहाँ पर येलो अलर्ट। एक हाई अलर्ट सुनते हैं, ये है येलो अलर्ट। ठीक है, तो येलो अलर्ट घोषित किया गया है यहाँ पर 18 जिलों में। याद रखेंगे, झारखंड के 18 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। और ये कारण क्या है घोषित करने का, कि यहाँ पर जो मौसम है वो पूरी तरीक़ा से कोहरा छाए रहने के कारण ये येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, 18 जिलों में घोषित किया गया है, कोई 24 जिला नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए झारखंड गठन के साथ में जिला कितना बना था? 18। ठीक है, जिस समय गठन हुआ था उस समय कितना जिला था? 18। लेकिन बाद में जो है इसमें 2001 ईस्वी में कितने जिले जुड़े? तो इसमें जिला जुड़ा कितना? तो याद रखेंगे इसमें 4 जिला जुड़ा था। देखेंगे तो एक देखिए यहाँ पर देखेंगे तो लातेहार था। इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर करेंगे सरायकेला, ठीक है, केला खरसावां, ठीक है, उसके बाद सिमडेगा और एक जामताड़ा, ये 4 जिला 2001 में जुड़ा था। ठीक है, और लातेहार 19वां जुड़ा था। ये याद रखेंगे, 19वां जुड़ा था, कोई दूसरा कहेंगे लेकिन लातेहार को ही याद रखेंगे, क्योंकि JH जो वाहन निबंधन संख्या है JH, इसका 16 है, इसका 19 है, किसका? लातेहार का। इसका मतलब 18 तो पहले था, 19वां जिला कौन बना? तो लातेहार बना। ठीक है, और 2007 ईस्वी में अगर बात करें तो 2007 ईस्वी में 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को यहाँ 2 जिला बना था। एक तो खुंटी बना था जो रांची से कटा था, खुंटी, और एक जो है यहाँ पर रामगढ़ जो बना था वो 24वां और अंतिम जिला बना, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला बना था ये। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होगा। तो ये 6 जिला झारखंड गठन के बाद बने थे। देखिए 2 यहाँ पर ये 2007 में बने थे और यहाँ पर 2001 ईस्वी में 4, तो 6 जिला बाद में बने थे। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 18 जिला जो झारखंड गठन के साथ बना था, ये याद रखेंगे कि इतना ही जिला संख्या में यहाँ पर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, ये सीधे तौर पर याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि 18 जिला जो पहले वाला वही नहीं, पूरा मतलब 24 में 18 सेलेक्ट किया गया है जिसमें येलो अलर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, जिसमें कुहासा बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इसको घोषित किया गया है। देखिए मौसम विभाग ने घने कोहरे को देखते हुए झारखंड के 18 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में झारखंड के क्षेत्र में देखा जाए तो चक्रवात दाना का कहर देखा गया था, दाना का असर देखा गया था। तो ये जो दाना है इसका नामकरण कौन सा देश किया है? तो ये नामकरण जो है वो कतर देश ने किया था। ठीक है, दाना का नामकरण किसने किया था? तो कतर देश में किया था। और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका असर उड़ीसा, बंगाल, ठीक है, और उसके बाद झारखंड के जो ढालभूम क्षेत्र और जमशेदपुर और रांची, इसके बाद थोड़ा आगे तक भी ये देखने को मिला था। ठीक है, तो और एक और है चक्रवात फेंगल, ठीक है, फेंगल, चक्रवात फेंगल, इसका नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया था। और ये भी चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ये भी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका भी असर जो है वो झारखंड में देखने को मिला था, जिसमें हल्का बारिश और मौसम खराब हुआ था। ठीक है, तो ये सब बात को याद रखिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खादी और सरस मेला का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, खादी और सरस मेला का उद्घाटन जो है वो किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो यहाँ याद रखना है दीपिका पांडे सिंह। ठीक है, दीपिका पांडे सिंह, इन्होंने जो है खादी और सरस मेला का उद्घाटन किया है।
महगामा, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, महगामा। महगामा कहाँ पर है? शायद गोड्डा साइड में है, ठीक है। तो यहीं से ये कांग्रेस की मतलब विधायक बनी है, कांग्रेस से विधायक चुनी गई है दीपिका पांडे सिंह, याद रखेंगे। और यही जो है अभी देखा जाए तो खादी और सरस मेला का उद्घाटन किए हैं, याद रखेंगे। ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं कौन? तो दीपिका पांडे सिंह, इन्होंने ही किया है। और उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रांची मोराबादी मैदान में हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में इसके एक दिन पहले हम बताए थे, इसका उद्घाटन हेमंत सोरेन करने वाले थे, लेकिन एकाएक पता नहीं अब वो कहाँ गायब हो गए और यहाँ दीपिका पांडे सिंह ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस मेला में देखा जाए तो 500 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, ठीक है। देखिए आपको याद रखना है उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था, मोराबादी मैदान में, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? तो दीपिका पांडे सिंह ने, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं अभी वर्तमान झारखंड सरकार में, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है उसमें दीपिका पांडे सिंह जो हैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कुछ और महोत्सव देख लेते हैं, जैसे इटखोरी महोत्सव। इटखोरी महोत्सव कहाँ पर हुआ था? तो ये चतरा में, याद रखना है। रजरप्पा महोत्सव ये रामगढ़ में होता है, ठीक है। इसके बाद नगर उटारी बंसीधर महोत्सव जो है ये गढ़वा में होता है, याद रखना है। ये सब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, महाकुंभ देखते हुए यहाँ पर 13 जनवरी से झारखंड में कितने स्पेशल ट्रेन चलेगी, ठीक है। कितने स्पेशल ट्रेन चलेगी ये महाकुंभ को देखते हुए? तो याद रखना है 4 जो है वो स्पेशल ट्रेन यहाँ चलेगा। कितना ट्रेन चलेगा? तो 4 ट्रेन चलेगा। तो देखिए कुंभ महोत्सव को देखते हुए 13 जनवरी से झारखंड में 4 स्पेशल ट्रेन चलेगी, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे यात्री कुंभ मेला में जाएंगे स्नान करने के लिए, तो यहाँ पर 4 स्पेशल ट्रेन उसके लिए दिया गया है। तो पूछा जा सकता है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर विभूति को हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। हर टॉपिक में, करंट अफेयर के टॉपिक में एक स्टैटिक्स का टॉपिक, हॉट टॉपिक लगाएंगे, ठीक है। ये कैसा मेरा विचार है ज़रूर बताइएगा। जैसे करंट अफेयर पढ़ें, उसके साथ साथ एक हॉट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा परीक्षा में, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हर वीडियो में करेंगे और ये वीडियो को हम हर दिन सवेरे लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका प्यार दिखना चाहिए, लाइक दिखना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोग को। अगर ये करते हैं तो हमको दिखता है कि चैनल में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रत्येक दिन लाएंगे। ये सवेरे वीडियो मिलेगा और शाम को टेलीग्राम पर टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर महान विभूति में आज हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे जतरा भगत को, ठीक है। आज हम देखेंगे जतरा भगत को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को चिनगारी नावाटोली गांव है, ठीक है। गांव कहाँ पे? बिशुनपुर गुमला में ये पड़ता है, ठीक है। चिनगारी नावाटोली गांव बिशुनपुर गुमला में पड़ता है, याद रखेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो परिवार यहाँ पर देखेंगे तो उरांव परिवार से संबंधित है। पिता का नाम क्या था? तो याद रखना है कोहरा भगत, ठीक है। पिता कौन थे? कोहरा भगत। माता यहाँ पर कौन थी? तो माता का नाम याद रखना है लिबरी भगत, ठीक है। माता का नाम लिबरी भगत और पत्नी इनकी जो है वो है बुधनी भगत। बुधनी भगत इनकी पत्नी थी। तो ये थोड़ा सा परिवार का नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पे टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ से यहाँ पर पूरा तरीका से देखेंगे। देखिए टाना भगत का आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, उसको प्रारंभ करने का कार्य जो है वो जतरा भगत ने किया था। मतलब जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। याद रखना है टाना भगत में टानना, देखिए टाना भगत में टाना का मतलब होता है, टाना का मतलब होता है खींचना, ठीक है। टानना का मतलब होता है खींचना, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि उरांव के प्रमुख देवता से आह्वान किया गया। प्रमुख देवता कौन? धर्मेश। धर्मेश से आह्वान किया गया है कि हे धर्मेश, हमें बुराई से अच्छाई की ओर खींचो। मतलब कि अगर हम नल्ली में जा रहे हैं तो हमें पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, मुंडी पकड़ के खींचो, बाहर करो। मतलब हमें बुराई की तरफ नहीं जाने दो, अच्छाई की तरफ खींचो। ये आह्वान यहाँ पर किया गया है, याद रखना है। ये आह्वान यहाँ पर किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, इसको याद रखेंगे। टानना का मतलब होता है खींचना। धर्मेश से आह्वान किया गया कि हे भगवान, हमें
मतलब सही मार्गदर्शन करो, सही मार्ग दिखाओ, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आह्वान किया गया है, तो याद रखेंगे। अब बात यहाँ पर होता है टाना भगत आंदोलन जो है एक सांस्कृतिकरण आंदोलन था, मतलब कि लोगों को एक जागरूक करने का, एक सामाजिक रूप से, एक सांस्कृतिक रूप से उसको उसके अंदर चेतना भरने का बात यहाँ पर कहा गया था। और जो गांधी आंदोलन से प्रेरित था, गांधी आंदोलन से पूरी तरीका से प्रेरित था, तो इसीलिए हम लास्ट में बताएंगे कि ये शांति प्रिय आंदोलन था और गांधीवादी आंदोलन था। और झारखंड का एक मतलब ये ऐसा आंदोलन था जो खूनी खराब वाला आंदोलन नहीं था, ठीक है, अहिंसक आंदोलन था ये। देखिए ये हुआ क्या कि 1916 ईस्वी में जतरा भगत के साथ में 7 सहयोगियों को साथ में देखा जाए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 1.5 सालों तक इनको जेल में रखा गया था, ठीक है। जेल से छूटने के बाद 2 माह के अंदर में इनका निधन हो गया था। 1916 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया, ठीक है। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित कर दिया गया, ठीक है। और टाना भगत पुनर्वास केंद्र रांची में बना हुआ है, ठीक है। टाना भगत पुनर्वास केंद्र कहाँ बना हुआ है, तो रांची में बना हुआ है, याद रखेंगे। टाना भगत आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, झारखंड का एकमात्र आंदोलन, ठीक है, झारखंड का एकमात्र आंदोलन है, एकमात्र आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, टाना भगत आंदोलन, ठीक है, ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर का था। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो गांधी से प्रेरित आंदोलन था, याद रखना है। और गांधी जो महात्मा गांधी थे उनके सबसे प्रिय अनुयायियों में से टाना भगत भी आते थे, ठीक है। झारखंड का एकमात्र आंदोलन जो अहिंसावादी आंदोलन था, टाना भगत आंदोलन। वैसे एक बार बिशुनपुर का थाना जला दिया था टाना भगतों ने। ये सब का पहचान होता है ना कि एक भोपू ले लेंगे, धोती पहन लेते हैं और ये सब जो है वो घूमते रहते हैं, मतलब कि आंदोलन अपना करते रहते हैं और इनसे सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ना एक प्रकार से होम्योपैथी जैसा आंदोलन है, मतलब कि होम्योपैथी जैसे दवा होता है ना, तो कोई खाए चाहे नहीं खाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से ये आंदोलन करे ना करे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हेमंत सोरेन के दरवाजा पर ये बैठ गए ये सब, तो हेमंत सोरेन को निकलना है तो निकलने के लिए गड़िया जाने के लिए छोड़ देंगे जगह, फिर साइड में बैठ जाएंगे, फिर दुआरिया पर बैठ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे कोई हानि नहीं पहुंचता है, ठीक है। एकदम होम्योपैथी जैसा ये सब का आंदोलन चलता है। होम्योपैथी दवा साइड इफेक्ट नहीं, न इफेक्ट न साइड इफेक्ट, तो ये होता है, याद रखिएगा। बहुत शांति प्रिय होते हैं टाना भगत, ठीक है। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका वीडियो जो सवेरे में आता है उसी का शाम में टेस्ट होता है। सो सवेरे वीडियो देखिए और शाम को टेस्ट लगाइए, ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो ये डेली होता है, आप जाकर वहाँ टेस्ट लगा सकते हैं। अब बहुत पहले भी टेस्ट लिया गया, उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए टेलीग्राम के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको पूरा तरीका से करंट अफेयर का PDF फ्री मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ों को जानते चलते हैं और समझते चलते हैं और पूरा विस्तार से देखते चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में विनोद बिहारी महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो विनोद बिहारी महतो का 33वां पुण्यतिथि मनाया गया है, C नंबर ऑप्शन होगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब विनोद बिहारी महतो के बारे में विस्तार से हम देख लेते हैं। देखिए विनोद बिहारी महतो का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था, 23 सितंबर 1923 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन जो है वो 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखना है जन्म 23 सितंबर को हुआ है और इनका निधन जो है, मृत्यु हुआ था जिस दिन पुण्यतिथि मनाया जाता है वो यहाँ पर हुआ था 18 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब ये कौन थे तो विस्तार से देखते हैं। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सत्ता में पार्टी है, उन्हीं में से ये पार्टी है JMM, ठीक है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसमें प्रमुख जो पार्टी है JMM है, ठीक है। देखिए JMM का स्थापना जो हुआ था इन्होंने किया था, तो स्थापना कब हुआ था, देखिए स्थापना जो है 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को JMM का स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। इसके संस्थापक कौन थे, विनोद बिहारी महतो, ठीक है, संस्थापक विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन, दिसुम गुरु शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो इसके संस्थापक थे। इसका स्थापना स्थल कौन सा था, तो ये धनबाद का गोल्फ मैदान,
देखिए ये सत्ता में भी आई है पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, 34 सीट अकेले जीती है ये जेएमएम। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ये सब कर लीजिएगा याद। यहाँ पर देखिए ये जो धनबाद गोल्फ मैदान में इसका स्थापना हुआ था, प्रथम अध्यक्ष यही थे विनोद बिहारी महतो। अब समझ में आया, जेएमएम के संस्थापक थे ये विनोद बिहारी महतो, और महासचिव प्रथम कौन थे, शिबू सोरेन, देशुम गुरु शिबू सोरेन जो है इसके महासचिव थे, ये याद रखेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था, इसमें ए.के. राय का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका महत्वपूर्ण योगदान था, ए.के. राय का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये सब बात को याद रखेंगे। देखिए आगे हम यहाँ पर आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो संयुक्त रूप से देखा जाए, ये संगठन कौन सा था, मतलब 2, 4, 5 संगठन मिलकर के इसको बनाया गया था। कैसे बनाया गया था तो इसको देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 संगठन को मिलाकर के इसको बनाया गया था, ठीक है, 3 संगठन को यहाँ मिलाया गया था। कौन सा था, देखिए सबसे पहले ये है विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो का जो है शिवाजी समाज, विनोद बिहारी महतो का एक संगठन था शिवाजी समाज, ये 1969 में बना था, कहीं 1970 ये लिखा रहेगा, तो इसको आप देख लेंगे। तो ये पार्टी जो है कुल मिला के विनोद बिहारी महतो ने इस समाज को खड़ा किया था, ठीक है। इसके बाद शिबू सोरेन का था सोनोत संथाल समाज। सोनोत संथाल समाज जो है ये शिबू सोरेन का था, 1970 में ये बना था। और ए.के. राय का जो था मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये 1971 में बना था। तो ये तीनों को मिलाने के बाद, ये तीनों को जब मिला दिया गया, तब ये तीनों के मिलाने के बाद जेएमएम बना था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तीनों संगठन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो 6वीं विधानसभा में सर्वाधिक 34 सीट ला करके जीत दर्ज की है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जो हैं, ये एक प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी बने हैं, 4थी बार ये शपथ ग्रहण किए हैं, मतलब शपथ लिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यक्ति में 7 व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, सीएम बने हैं झारखंड के, और ये क्रम में कितने हैं वो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात विनोद बिहारी महतो से यहाँ रह जाता है कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय जो है वो धनबाद में है, ठीक है। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से कटा था। कब, 2017 में कट के बना है। विनोबा भावे कब बना था, तो ये 1992 ईस्वी में विनोबा भावे रांची विश्वविद्यालय से कट करके बना था, और फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कट करके विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय 2017 में बना है, ठीक है। देखिए 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय बना, रांची विश्वविद्यालय से कटा 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, और 1992 में जो विनोबा भावे बना इससे कटा 2017 में कौन, कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम की मांग का संबंध किस धर्म से है, मतलब आदिवासी लोग अलग धर्म कॉलम का मांग कर रहे हैं, तो इसका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे सरना धर्म से है, ठीक है, सरना धर्म से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एकदम याद रखना है, ठीक है, सरना धर्म से इसका संबंध है। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक सरना धर्म है, इसे हम सरना धर्म को आदि धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब पेड़ पौधा, सूर्य, उसके बाद नदी, झील, अहरा, पोखर, वन, ये सब को मतलब एक प्रकार से देवी देवता मान करके पूजते हैं, ठीक है। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसी को ये सब अपना देवता मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब आप लोग देखेंगे तो ये धर्म एक बहुत सही सुंदर धर्म था जो अब अस्तित्व में नहीं है। तो इसका जो देखा जाए तो पूरा तरीका से अभी भी बहुत लोग आदिवासियों में इस धर्म को मान रहे हैं। तो कितना लोग सरना धर्म को मानते हैं, इसका एक अलग पहचान बने और इसको पृष्ठभूमि पर लाया जाए, इसके लिए जो है झारखंड विधानसभा ने विधेयक पास कर दिया कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र में ये जाकर लटक गया है। तो वो केंद्र में जो लटका है उसी के लिए ये मतलब एक प्रकार से आंदोलन चलेगा। देखिए आगे यहाँ पर देखा जाए तो इसमें सरना धर्म को एक अलग कोड प्रदान करने के लिए झारखंड विधानसभा जो है मंजूरी दे दी है। केंद्र में ये मामला जो है लटक गया है।
तो इसी को लेकर के आंदोलन की तैयारी पूरा की जा रही है। 28 फरवरी 2025 ईस्वी को दिल्ली का जो जंतर मंतर है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से मांग किया जाएगा कि जो सरना कोड है उसको दिया जाए। इससे क्या होगा कि सरना धर्म के मानने वाला का एक अलग पहचान बनेगा, ये पता चलेगा कि कितना लोग आज भी सरना धर्म को मानते हैं। तो इससे यही फायदा होगा, तो ये प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रयास है, याद रखेंगे। सरना धर्म अगर कोड मिल जाता है तो ये कोड जो है वो 7 होगा, क्योंकि इसके पहले जो है 7 धर्म का एक पहचान कोड झारखंड में है, ये 7वां कोड यहाँ पर हो जाएगा सरना का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे विश्व का प्राचीनतम धर्म में से एक सरना धर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट, जब दिल्ली का बात आया तो देख लेंगे यहाँ पे झारखंड भवन का हाल ही में निर्माण जो हुआ है दिल्ली में किया गया है। तो आपसे कभी पूछा जाए झारखंड भवन का निर्माण कहाँ किया गया, तो रांची नहीं मार दीजिएगा, राजधानी है तो मारना कहाँ है, दिल्ली में। झारखंड भवन कहाँ बना है, तो दिल्ली में बना है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजय सिंह का निधन हो गया है, पेशे से क्या थे, तो पेशे से याद रखेंगे ये अधिवक्ता थे, वकील थे, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। विजय सिंह पेशे से अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता इनको बोला जाता है, और इसलिए क्योंकि इनका निधन पर शोक व्यक्त किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत फेमस हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल आदमी जब मरता है तो थोड़ी सीएम जो है शोक व्यक्त करेंगे, कुल मिलाकर कोई स्पेशल आदमी रहेगा तभी करेंगे। तो विजय सिंह देखा जाए, विजय सिंह जो हैं उनका निधन हो गया। पेशे से क्या थे, तो वो वरिष्ठ वकील थे, मतलब वरिष्ठ वकील मतलब बहुत सीनियर वकील थे। सीएम ने इनका निधन पर शोक व्यक्त किया है, मतलब सीएम हेमंत सोरेन जो है चौथी बार जो बने हैं वो शोक व्यक्त किए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। पेशे से क्या थे, तो ये वकील थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों को कौन सा कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है, तो कौन सा कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है, तो अपार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। याद रहे अपार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया, आधार कार्ड नहीं, ठीक है। वैसे आधार और जो जन्म कुंडली वाला जो होता है जन्म प्रमाण पत्र तो अनिवार्य है ही, लेकिन ये अपार कार्ड बनाना अनिवार्य किया है। देखिए झारखंड सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए अपार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है, याद रखेंगे। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि शैक्षणिक जो डाटा है उसको उपलब्ध करना है, ठीक है, उपलब्ध करना है। और इसके लिए आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है, क्योंकि शैक्षणिक डाटा उपलब्ध कराना, उसके बाद शिक्षा का जो बच्चा कंटिन्यू है कि नहीं, ये सब के लिए ये जो है अपार कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल साइट पर अश्लील फोटो डालने, वीडियो से छेड़छाड़ करने पर इसकी जांच राज्य में कौन करेगा, तो याद रखेंगे राज्य में इसकी जांच जो है CID करेगा, ठीक है, CID करेगा। बहुत लोग जांच का बात करेगा तो सीधे CBI कर देगा। अरे भाई CBI जो होता है ना वो सेंट्रल के नियंत्रण में होता है, ठीक है। और जब मुख्यमंत्री आदेश देंगे तब हो सकता है, या कोर्ट आदेश देगा तभी CBI का जांच होता है, या तो सेंट्रल का आदेश के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, मतलब देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री के आदेश से होगा या तो फिर कोर्ट कहेगी तब होगा, लेकिन इस CID तो राज्य के अंतर्गत होता है एक प्रकार से। तो ये CID जो है इसकी जांच करेगी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी का मुंडी काट करके किसी का धड़ में फिट कर दिया, किसी का धड़ जो है किसी का मतलब मुंडी में फिट कर दिया, और इससे क्या होता है कि अश्लील फोटो बना करके और ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो सभ्य लोग होते हैं, समाज के लोग, तो उनको समाज में एक प्रसिद्धि चाहिए होता है, या तो समाज में बेइज्जती न हो, इसके लिए जो है वो ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं आजकल बढ़ गई है। तो इस घटनाएं को रोकने के लिए यहाँ पर जो है CID को जांच के लिए रखा जाएगा कि इस तरह का अश्लील फोटो और वीडियो अगर कोई मतलब बनाता है तो उसके लिए यहाँ पर एक पूरा तरीका से ज़बरदस्त एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। देखिए राज्य में सोशल साइट पर अश्लील फोटो डालने और वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जांच के लिए CID करेगी, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो राज्य स्तर पर पूरा तरीका से यहाँ पर समस्या का जो समाधान करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये पूरा तरीका से समाप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाएगा इस तरह का जो बहुत देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेपीएससी के कितने अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत किया जाएगा? ठीक है, मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी में पदोन्नत किया जाएगा, मतलब जेपीएससी से अब प्रमोट हो जाएंगे आईएएस में। ठीक है, तो कितने का किया जाएगा? तो याद रखना है, ये जो है 9 अधिकारियों को किया जाएगा, याद रखना है। ठीक है, देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का बात आया तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर 9 अधिकारियों को यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में के रूप में पदोन्नति मिलेगा, याद रखना है। एक प्रकार से बहुत बड़ा एक प्रमोशन होता है ये। ठीक है, मतलब ये सीधे सर्विस से ट्रांसफ़र हो जाएगा, भारतीय सेवा के हो जाएंगे ये सब जो राज्य सेवा के थे। ठीक है, देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है वो झारखंड गठन हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये झारखंड गठन के बाद 2002 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। जेपीएससी का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। प्रथम झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा जो हुआ था वो 2003 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। अभी जो है जेपीएससी के अध्यक्ष नीलिमा करकेट्टा के बाद खाली है। ठीक है, पद अभी खाली है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम झारखंड सरकार का अनुपूरक बजट देखेंगे और ये भी जानेंगे कि अनुपूरक बजट होता क्या है। और उसके बाद राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है, एक्चुअली में ये राज्यपाल बोलते हैं लेकिन होता है सरकार का बात। ठीक है, तो इसीलिए बार बार बोलेंगे हमारी सरकार, हमारी सरकार। तो इसको हम पूरा तरीका से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बात बोले गए हैं जो सरकार आगे करेगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से लक्ष्य जैसा हो जाता है, हालांकि इसको पढ़ते राज्यपाल हैं। ठीक है, तो हम पूरा देखेंगे। बाकी जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ये पूरा तरीका से फेसबुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो जो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक को फॉलो करेंगे उनको पूरा पीडीएफ जो है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, हम पहले बोल दिए हैं, वो सबको हम एक विशेष तरीका से जो मैसेज करता है इंस्टाग्राम पर उसको हम कोई कोड देते हैं और उसके थ्रू उसको पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को हम देखते चलते हैं। पहले अनुपूरक बजट को देखेंगे, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड का इस वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो ये दूसरा अनुपूरक बजट जो है राधा कृष्ण किशोर ने प्रस्तुत किया है। ये झारखंड सरकार में अभी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, ये 6वीं विधानसभा चुनाव के बाद जीत करके आए थे। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। राधा कृष्ण किशोर जो हैं वित्त मंत्री हैं, याद रखना है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, तो ये अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए हैं राधा कृष्ण किशोर। ये अनुपूरक बजट क्या होता है कि ये विकट परिस्थिति में, मतलब एक प्रकार से जब देखा जाए तो यहाँ पर कंडीशन इस तरह का हो जाता है कि किसी विभाग में पैसा की कमी हो जाता है। और आप लोग को पता है कि पूरा साल भर के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी विभाग में पैसा पहले ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब उस तरह का काम पड़ जाता है या तो फिर महंगाई के कारण बजट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि बीच में ही उस विभाग में पैसे की कमी हो जाता है, तो उस स्थिति में अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो एक प्रकार से ये देखा जाता है कि यहाँ पर खर्च बढ़ने के कारण किसी विभाग में या तो आप देखेंगे तो विकट परिस्थिति में सरकार इसको लाती है अनुपूरक बजट। ये प्रावधान है संविधान में। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जैसे कि महिला बाल विकास विभाग में देखेंगे तो यहाँ पर पैसा की कमी पड़ गया क्योंकि मैया सम्मान योजना में जो है एकाएक यहाँ पर 1,000 रुपया देना पड़ा था और अब जो है 2,500 रुपया सरकार को देना है। तो इसके लिए वहाँ पर देखा गया कि फंड जो है वो कम पड़ गया, तो इसीलिए अनुपूरक बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा वो महिला बाल विकास जो विभाग में गया है। ठीक है, तो ये जो है अनुपूरक बजट एक प्रकार से विकट परिस्थिति में लाया जाता है जब सरकार का जो साल भर का प्रोग्राम होता है उसके पहले सरकार का पास पैसा जो होता है ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह का बजट लाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या कितना अनुपूरक बजट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कितना अनुपूरक बजट है, फिर उसके बाद किस विभाग में कितना कितना दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद बजट तो आपको पता है कि फरवरी में फिर लास्ट में बजट आ जाएगा जो साल भर के लिए रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी फिर कहीं अगर बीच में पैसा ख़त्म होता है तो अनुपूरक बजट ला करके उसको फंड वहाँ भरा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं ना कि कोई विभाग में पैसा बीच में ख़त्म हो गया और उस विभाग को छोड़ दिए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कृषि विभाग में 1,000 करोड़ दिया गया था
अब बीचवे में 6वें महीना चला और ख़त्म हो गया किसी कारण बस, या तो किसान को ऋण माफ़ कर दिए या किसानों को लोन दे दिए, इस तरह का किए, तो फिर 6 महीना के बाद छोड़ नहीं देंगे, ठीक है, नहीं तो सब ही भूखे टटा के मर जाएगा। तो इसके लिए जो है ना वो अनुपूरक बजट ला के इसको भरा जाएगा, ठीक है, और फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो ऐसा होता है यहाँ पर, तो इसको याद रखना है। देखिए अनुपूरक बजट क्या है, देखिए यहाँ पर जो झारखंड सरकार इस वर्ष जो दूसरी बार अनुपूरक बजट है ये कितना का है, तो 11,697 करोड़, ठीक है, 11,697 करोड़ 43 लाख का अनुपूरक बजट है। मतलब सरकार जो है वो अपना पूरा पीरियड जो पार करती कितना दिन में, तो ये पार होता है इसका पूरा फरवरी तक पार होता, लेकिन इसके पहले इसके पास पैसा ख़त्म हो गया, इतना घट गया, कितना, तो ये याद रखेंगे 11,697 मतलब करोड़ रुपया था और 43 लाख रुपया इसको घट गया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा अनुपूरक बजट जो ये टोटल था, ठीक है, ये टोटल था, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कहाँ जाएगा, तो इस बजट का सर्वाधिक हिस्सा जो है महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया जाएगा, ठीक है। मैया सम्मान योजना के लिए दिया जा रहा है कितना पैसा, तो 6,390.55 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। अब सोचिए 6,390 करोड़ का ये प्रावधान है मैया सम्मान योजना, और ये महिला बाल विकास विभाग से दिया जाता है, तो इसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। अब समझ में आया, कहने का मतलब अगर मैया सम्मान योजना 1,000 पहले नहीं मिलता, ठीक है, और ये जो 2,500 रुपया बढ़ा करके कर दिया गया इस महीना से, दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से 2,500 रुपया कर दिया गया, तो ये जो बोझ पड़ा है किस पर पड़ा है, तो महिला बाल विकास विभाग पर पड़ा है। तो इसीलिए इस विभाग को सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपातकालीन जो राशि है कुल मिला के अनुपूरक बजट है उसके तहत इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। ऊर्जा विभाग में ऊर्जा विभाग को भी दिया गया है। देखिए ऊर्जा विभाग को कितना दिया गया, 2,577.92 करोड़। ये क्यों दिया गया है, 200 यूनिट तक जो है 200 यूनिट तक बिजली माफ़ कर दी है सरकार। तो माफ़ जब बिजली की है तो कंपनी को तो सरकार देवे करेगी, हम लोग नहीं देंगे बिजली बिल, लेकिन सरकार को हमारे बदले वहन करना पड़ेगा। तो ये इसमें भी फंड दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी घट गया था, पहले 100 यूनिट था, फिर 150 यूनिट किया गया, अब 200 यूनिट तक फ्री मुक्त कर दिया गया, ठीक है, बिजली, तो इसको भी दिया गया है। फिर पशुपालन विभाग को यहाँ दिया गया है कितना, तो पशुपालन विभाग को 250.96 करोड़ रुपया का राशि दिया गया है अनुपूरक बजट के तहत, ठीक है। इसके बाद पथ निर्माण विभाग को देखा जाए तो 170.15 करोड़ रुपया का राशि दिया गया है, और ग्रामीण विकास विभाग को क्या कितना दिया गया है, तो 100 मतलब देखा जाए तो 194.28 करोड़ रुपया दिया गया है। तो टोटल जो है कितना दिया गया, 11,697.43 लाख रुपया की राशि दी गई है, आवंटित की गई है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अनुपूरक बजट जो होता है वो सरकार का एक प्रकार से आपातकालीन स्थिति में सरकार जो है पैसा आवंटित करती है, वो अनुपूरक बजट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार मदरसा बोर्ड के गठन के लिए किन राज्यों का नियम का अध्ययन कर रही है, तो याद रखेंगे बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना, ये तीनों राज्यों का अध्ययन कर रही है। तो आपका आंसर जो होगा डी होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख भी दिए हैं, झारखंड सरकार जो है मदरसा बोर्ड के गठन के लिए बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य के नियम का जो है अध्ययन करेगी, और इसी के आधार पर अपना यहाँ मदरसा बोर्ड का गठन करेगी। तो याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया है, उसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधे क्वेश्चन पूछेगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा, और सब के लिए झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, ठीक है, एसएससी, जेपीएससी, सब के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और बहुत अच्छा जो क्रीम बात राज्यपाल के द्वारा बोला गया है, हालांकि बोलते अभिभाषण में राज्यपाल, लेकिन उस शब्द एक एक शब्द जो है वो सत्ता पार्टी का होता है। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में है, तो इंडिया गठबंधन का सरकार का उसमें बात रहता है, इसीलिए बार बार जो है वो राज्यपाल बोलेंगे मेरी सरकार, इसलिए क्योंकि वो जो सरकार में है उसी का वो लिखा हुआ रहता है, उसको केवल राज्यपाल पढ़ते हैं, ठीक है, और वही अभिभाषण कहलाता है।
तो कुल मिला के उसमें सब सरकार के द्वारा किए जाने वाले बातों का उल्लेख रहता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सब बात से ही समझ आ जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम देखते हैं और आप लोग सब कुछ समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला अभिभाषण में एक बात यहाँ पर कहा गया है कि 1,36,000 करोड़ का जो राशि है केंद्र से लेना है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाने की बात कही गई है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार जो है झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ की राशि नहीं दी है, तो ये राशि लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया अब राज्य सरकार करेगी और ये लेगी। ठीक है, ये उद्घोषणा किया गया है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एकदम VVI इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है, राज्य सरकार जो है महिलाओं को 33% का आरक्षण देगी। ठीक है, कितना परसेंट आरक्षण देगी? 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है, और आगे है राज्य में देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी और मतलब तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो के रोजगार में देखा जाए, मतलब नौकरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मूलवासी को यहाँ पर आरक्षण देने का पूरा तरीका से बात कहा गया है। मतलब कि पूरा तरीका से ये झारखंड वासियों को ही मिलेगा। कौन सा? चतुर्थ स्तरीय और तृतीय स्तरीय, ये दोनों पदों पर नियुक्ति जो होगा अब सिर्फ जो है झारखंड के मूल जो निवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और मूल निवासी को ही इसका पूरा तरीका से लाभ मिलेगा, बाहरी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मतलब JPSC में भर सकते हैं, JPSC जो संस्था है उसके लिए देश के कोने कोने से उसका फॉर्म भर सकते हैं और योग्यता के आधार पर नौकरी ले सकते हैं। लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरी में अब यहाँ के लोगों को ही मिलेगा, जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखिए आरक्षण का प्रावधान के लिए बात कही गई है। इसमें पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए आरक्षण का बात बोला गया कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग जिस OBC वाले लोग को मिलेगा। आदिवासियों को 28% का मतलब यहाँ आरक्षण का बात कहा गया है। अनुसूचित जाति मतलब SC, ठीक है, SC को 12% यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कहा गया है। और ये रिजर्वेशन ज़्यादातर आप देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आरक्षण का जो प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेज दिया गया है, जो गृह मंत्रालय में अभी लंबित है। ये बात जो है राज्यपाल बोले हैं मेरी सरकार करके। ठीक है, तो कुल मिला के ये सरकार की बात है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कैसे बोलते हैं वो भी हम बता देते हैं। मेरी सरकार, ऐसे बोलते हैं राज्यपाल, मेरी सरकार सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है जो अभी लंबित है। ठीक है, मेरी सरकार भेजी है जो अभी केंद्र में लंबित है। ठीक है, मेरी सरकार मतलब किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब मेरी सरकार जो है वो किसानों को 0% ऋण पर मतलब कृषि ऋण उपलब्ध कराएगी, ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है, देखिए मेरी सरकार मनरेगा के जो मजदूर हैं उसके प्रति थोड़ा संवेदना व्यक्त करते हुए यहाँ पर 350 रुपये के दर से मजदूरी देने का बात यहाँ करती है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम यहाँ पे कही है लिखें। मेरी सरकार जब बोलता है तो बोला जाता है तो करती है या करेगी, ऐसा बात होता है। ठीक है, तो मजदूरी जो है ना वो अब 350 रुपया झारखंड सरकार देगी। हालांकि भारत सरकार का जो मनरेगा के तहत मजदूरी दिया जाता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अब जो है ये झारखंड सरकार 350 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देगी। तो ये ठीक स्टैंडर्ड मजदूरी है, क्योंकि ये मजदूरी आप लोग बताइएगा केंद्र के पास कितना है। ठीक है, लिफ्ट एलिगेशन जो होता है, लिफ्ट एलिगेशन जो सुविधा यहाँ पर देखा जाए, जैसे बांध है तो बांध में पानी जो होता है उसको ज़मीन से नीचे से ऊपर उठा करके और उसके बाद पंप के थ्रू फेंकना और उसके बाद सिंचाई सुविधा और अन्य मतलब कार्यों के लिए इसका प्रयोग करना। तो ये इसके लिए सरकार जो है वो 10,000 करोड़ का योजना को यहाँ प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो किया जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगर बात यहाँ पर करें, राज्य भर में जो है प्रखंड स्तर पर 500 CM, ठीक है, प्रखंड स्तर पर 500 CM स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मतलब राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 CM स्कूल की स्थापना की जाएगी। दम याद कर लीजिएगा, 500 CM स्कूल, ठीक है, प्रखंड स्तर पर होगा। आदर्श विद्यालय, ठीक है, आदर्श विद्यालय जो है वो 4500 होगा, 4500 होगा
प्रखंड स्तर पर आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, प्रखंड नहीं, पंचायत स्तर पर होगा, पंचायत। ठीक है, पंचायत स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि 4500 के आसपास मेरे यहाँ पंचायत है, तो पंचायत स्तर पर जो है आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नर्सरी से लेकर के PhD, ठीक है, PhD तक का जो पढ़ाई होगा वो निःशुल्क आप कराएगी सरकार, याद रखेंगे। ठीक है, मेरी सरकार नर्सरी से PhD तक निःशुल्क पढ़ाई करवाएगी। ठीक है, तो ये राज्यपाल बोलते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे राज्यपाल, मेरी सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख रुपया तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे राज्यपाल। ठीक है, इसी तरह देखिए नियुक्ति वाला से संबंधित आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये नियुक्ति जो है वो इस साल लगभग 1 लाख नियुक्ति करेगी सरकार, तो उसमें देखिए 60,000, ठीक है, 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा, याद रखेंगे। 15,000 यहाँ पर पद पर देखा जाए प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक की यहाँ नियुक्ति की जाएगी। 2500 जो है ये लिपिक जिसको कर्मचारी कहते हैं, तो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। 10,000 जो है वो पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति थाना में किया जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों का नियुक्ति 10,000 करेगी। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा। इस बार जो है हेमंत सोरेन सरकार जो है वो रोजगार को प्राथमिकता देते हुए ये सब बात की है। ठीक है, तो 1 लाख से भी ज़्यादा नियुक्ति यहाँ पर देने वाली है। इसीलिए जो नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ना चालू कर दीजिए। जॉब कैलेंडर जो है जनवरी तक सरकार बोली है कि जनवरी के पहले तक जो है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले उपलब्ध करा देना होगा, मतलब JSSC को और JPSC को। तो जॉब कैलेंडर आ जाएगा तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। क्योंकि देखिए पुलिस का भी वैकेंसी 10,000 देगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा शिक्षक का 10,000, कर्मचारी का भी 2500, 15,000 प्रधानाध्यापक और 60,000 शिक्षकों की भर्ती होगा। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो 1 लाख शिक्षक और 1 लाख जो है कर्मचारियों की नियुक्ति और पुलिस कर्मियों की नियुक्ति यहाँ किया जाएगा। तो एकदम लग जाइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सभी जो गरीब व्यक्ति हैं उनको 7 kg प्रति माह, ठीक है, प्रति माह चावल और 2 kg दाल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये परिवार को 2 किलो दाल देगा और व्यक्ति पर 7 किलो चावल देगी। ठीक है, तो इसको एकदम पूरा तरीका से देख लीजिएगा। पहले 5 किलो मिलता था, 5 kg मिलता था, अब जो है कितना मिलेगा, 7 kg मिलेगा। ठीक है, 450 रुपये सिलेंडर भी बोला गया था चुनाव से पहले, क्योंकि भाजपा 500 बोली थी, तो 450 रुपये सिलेंडर ये हेमंत सरकार बोला था। लेकिन क्या है कि अभी तक इस पर कोई बात वैसा नहीं कहा गया। ठीक है, इसके बाद अबुआ आवास, ठीक है, अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को 3 कमरे का जो उपलब्ध कराया जाएगा मकान। ठीक है, 3 कमरे का खूबसूरत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल इसको ऐसे पढ़े थे, मेरी सरकार अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को 3 कमरे का खूबसूरत मकान उपलब्ध कराएगी, घर उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कहा गया है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का बात कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, पहले 2% आरक्षण रहता था खिलाड़ियों के लिए, लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल पाने वाले खिलाड़ी हैं उनको सीधी नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को बोलते नहीं हैं तो करते नहीं हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए आप लोग। ठीक है, राज्य में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, एक राज्य में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। सवेरे जो क्लास होता है उसका शाम में टेस्ट होता है, वहाँ टेस्ट दे दीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वो सब जो करेंगे उनको PDF बहुत सारा आपको फ्री भी मिलेगा। ठीक है, बाकी जो है वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, ये सारा का क्लास जो है वो इस चैनल पर पूरा चलने वाला है और पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, JPSC का भी JSSC का भी पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, तो आप लोग मतलब साथ थोड़ा
दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।